चलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि आपके पास जो डेटा होता है वो एवरेज वैल्यूज़ जो होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा होती हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं वो कम होती हैं। इसको आप इस तरह एग्जांपल से समझ लें, जैसे क्लास में जो है आपके पास 1 GPA स्टूडेंट्स वाले बहुत कम होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसी तरह 4 GPA वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसी तरह आपके पास जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनकी 2.5 से लेकर 3.5 तक CGPA आती है या 2 से लेकर 3.5 तक CGPA आती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। या फिर आप हाइट का डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं किसी क्लास का या किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का, जो आप वो वेट का डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं किसी क्लास का, तो उसका भी एवरेज वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं वो कम होती हैं। तो वो डेटा का जब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तो आपके पास इस तरह बेल शेप का हिस्टोग्राम बनता है। इस तरह से बेल शेप का ये हिस्टोग्राम बनता है आपके पास जब भी उसका आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो ये हिस्टोग्राम जो होता है, इस हिस्टोग्राम को हम लोग फिट करते हैं एक बेल शेप कर्व में, फिट करते हैं इसको हिस्टोग्राम को कि इस बेल शेप का कोई फंक्शन हो उस पर ये फिट हो जाएगा डेटा जो है। तो ये एक डेटा आपने किस तरह से फिट करना होता है, ये आपके पास सेंटर वैल्यूज आ जाएगी, मीन आ जाएगी कि लेफ्ट पे जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी राइट पे वैल्यूज़ हैं। आपके पास सिमेट्रिक ग्राफ है ये, फिर उन दोनों को ऐड कराएंगे तो आपके पास जो एवरेज आएगा वो सेंटर में आएगा आपके पास एवरेज। इसी तरह मीन जो है ये आपके पास स्प्रेड होता है कि डेटा ये आपके पास सिग्मा जो है ये आपके पास स्प्रेड होता है कि डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास सिग्मा ज़्यादा होगा तो आपके पास इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर आपके पास सिग्मा ज़्यादा होगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास सिग्मा बहुत कम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन बहुत कम होगी, तो आपके पास इस तरह से पीक का ग्राफ बनेगा, थोड़ा पीक आएगा उसमें। ठीक है, तो ये सिग्मा का पैरामीटर का क्या काम होता है कि ये आपको स्प्रेड बताता है कि डेटा का कितना स्प्रेड है। और ये म्यू का क्या काम होता है कि ये आपको बताता है कि एवरेज कहाँ पर है। जैसे एवरेज वैल्यू अगर आपके पास 900 है, एवरेज वैल्यू किसी भी डेटा की 900 एवरेज वैल्यू, तो ये 900 पर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ग्राफ। अगर एवरेज वैल्यू किसी की आपके पास 20 है तो यहाँ पर ये बन जाएगा 20 पर, इस तरह ये 20 पे बन जाएगा। तो ये शिफ्टिंग पैरामीटर होता है म्यू, और ये आपके पास स्प्रेड करता है, ये जो है फंक्शन को जो स्प्रेड करता है ये आपके पास होता है सिग्मा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका हमें फंक्शन चाहिए जो ये सारी, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हों कि हमारे पास म्यू और सिग्मा चेंज करने के लिए हमारे पास जो है पूरा ग्राफ भी चेंज हो जाए। सिग्मा और म्यू चेंज करने से ग्राफ चेंज हो जाए, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो उसका ये फंक्शन जो है, ये जो साइंटिस्ट था उसने ये फंक्शन जो फाइंड आउट कर लिया, ये वाला फंक्शन, कि ये फंक्शन जो है बिल्कुल इसी तरह बेल शेप का प्लॉट होगा ये फंक्शन। और ये इसमें जो आपके पास म्यू और सिग्मा है ये पैरामीटर है, ये आपको इसको मूव करेंगे और शिफ्ट करेंगे और इसको स्प्रेड करेंगे। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। ये छोटा सा आपके पास सेंटर में एक ये कर्व उठता है और फिर ये वापस इन्फिनिटी तक जीरो जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी तक भी जीरो जाता है। अच्छा, इस फंक्शन में देखें यहाँ पे आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स आ गया आपके पास और इसका ये होल स्क्वायर आ गया। तो एक्सपोनेंशियल में आपके पास अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये इंटीग्रेट नहीं होता। तो इसकी इंटीग्रेशन अगर हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। ये आ गया आपके पास जी सब्स्टिट्यूशन। तो ये सपोजिशन हमने करी, इसमें जी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये आंसर बनेगा। इसको इंटीग्रेट करके हम इसका टेबल बना लेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने का मकसद क्या था कि हमारे पास इसको जब भी अप्लाई करेंगे ना, किसी भी डेटा पे अप्लाई करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो मीन इसका 0 जाएगा और वेरिएंस जो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। ये मकसद है इसका। तो अब आपके पास कोई भी टाइप का डेटा हो, कहीं पर भी डेटा हो आपके पास, कहीं पर भी डेटा हो, जैसे यहाँ पर ये डेटा का प्लॉट बना हुआ है, ये कहीं पर भी डेटा हो, आपने ये जी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करी और इसने इसको शिफ्ट कर देगा सेंटर में, इस तरह सेंटर में शिफ्ट कर देगा। अब मीन जो होता है इसका 0 होता है सेंटर में, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो ये सिमेट्रिक ग्राफ होता है, जितनी लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यूज है उतनी राइट पे पॉजिटिव एरिया है आपके पास। तो नेगेटिव पॉजिटिव एरिया ऐड होकर टोटल 0 हो जाएगा आपके पास, और इसका वेरिएंस जो होता है 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है,
तो ये मकसद है इसको जी सब्स्टिट्यूशन। अब ये हमारे पास कि अभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस जेड स्क्वायर है ये अभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा। इसके लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करके फिर पूरा टेबल बनाएंगे हम लोग। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, ये एक डेफिनेशन है, इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है, जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 के बराबर हो, वो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कहलाता है। तो ये हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल बना लिया, और ये टेबल जो है लेस देन का टेबल है, ये आपको ग्राफ देख के ही पता चल रहा होगा। तो ये आपके पास ये ग्राफ आ गया। ये इसमें ग्राफ में देखें क्या, लेफ्ट साइड का सारा एरिया शेडेड है, तो यानी कि z की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लेस देन का आंसर मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके उस वैल्यू तक का आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये आपके पास ये वाला जो कॉलम है, ये आपके पास z का कॉलम है, इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक है, और ये जो ऊपर कॉलम चल रहा है एक कलर से, ये आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं z की। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इस टेबल को बनाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -2.3 से लेके z की वैल्यू लेस देन -2.3 से, क्योंकि लेस देन का टेबल है ना, इसलिए मैंने इसको लेस देन लिख दिया। तो z की वैल्यू लेस देन -2.3 अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो जो सेंटर में ये सारी वैल्यूज है ना, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं सेंटर में, ये जो सेंटर में सारी वैल्यूज हैं ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, और ये जो ऊपर चल रहा है ये आपके पास ये z की वैल्यू चल रही है। तो -2.30 कहेंगे इसको, 2 डेसिमल होता है ये। -2.30 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो -2.3 आप पहले देखें यहाँ कहाँ है, ये आ गया -2.3। ठीक है, -2.3 ये 0 होता है, फिर ये -2.31 है, ये -2.32 है। तो ये आपने फाइंड आउट क्या करना था, ये फाइंड आउट करना। तो ये इसका आंसर, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेट होके 0.0107, ये इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यूज़। अब अगर आपने -3.14 फाइंड आउट करना है, -3.14 अगर ये फाइंड आउट करना है, इससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो कहाँ है, -3.1 आपको यहाँ मिल जाएगा, फर्स्ट डेसिमल तक तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और फिर सेकंड डेसिमल के लिए आपने क्या करना है, ये 0, 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 0.04, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरह से जो ना आपने लेस देन की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो आपको लाजमी देंगे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये नहीं देंगे तो फिर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी फिट करेंगे, तो ये लाजमी बताएंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दैट लाइज टू द राइट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1.84। ये बोल रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए z की वैल्यू 1.84 हो और उसके राइट साइड का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो 1.84 यहाँ कहीं आएगा, 0 के राइट साइड पर आएगा, 0 के राइट साइड पर 1.84 कर लिया। इसके राइट का एरिया फाइंड आउट करना है, ये मैंने शेड कर दिया एरिया, ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.84। अब जो हमारे पास टेबल है ना, वो टेबल तो हमारे पास ग्रेटर देन का आंसर ही नहीं निकालता, वो तो लेस देन का आंसर निकालता है टेबल। तो लेस देन का आंसर निकालेगा तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस प्रॉपर्टी z लेस देन इक्वल्स टू 1.84। प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको चेंज कर लिया। अब ये जो लेस देन है ना, इसका आंसर निकालेंगे हम, इस लेस देन का आंसर निकाल सकते हैं। तो टेबल पे हम चले जाते हैं पहले। तो ये टेबल आ गया मेरे पास। अब ये टेबल पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू 1.84 फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे राइट पर ये नेगेटिव चल रहा है आपके पास, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। देखें 0 पर जो है ये 50% एरिया है, ये 0 के लेफ्ट साइड पे 50% एरिया है। फिर ये 1.8 ये आ गया आपके पास, आ गया 1.8, और ये 4 हमने ढूंढना है। तो ये 1.80 है, 1.82 1 है, फिर ये 2 है, 3 है और ये 4 है। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.9671। ठीक है, ये आंसर मैं वहाँ ले जाके पुट कर दूंगा 0.9671। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास राइट साइड का एरिया आ जाएगा। क्या, अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बिटवीन का आंसर आपने फाइंड आउट करना है। तो -1.97 से लेके 0.86 तक। तो -1.97 तो आपके पास लेफ्ट साइड पे होगा कहीं,
ये आ गया, 0 के लेफ्ट साइड पे होगा आपके पास -1.97 और राइट साइड पर होगा आपके पास 0.86। इसके दरमियान का एरिया आपने फाइंड आउट करना है, ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो आपको पता है प्रॉपर्टी के थ्रू कि अगर आपने बिटवीन का एरिया फाइंड आउट करना होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आप क्या करते हैं, ये ग्रेटर वाली वैल्यू में से ये स्मॉलर वाली वैल्यू माइनस करते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव क्या होता है, लेस देन होता है दोनों, तो ये दोनों आपके पास लेस देन में आएंगे, ये दोनों जो है लेस देन में आएंगे आपके पास। तो ये ग्रेटर वाला वैल्यू, ये है आपके पास ग्रेटर वाली वैल्यू 0.86, इसमें से आपने माइनस करना है -1.97, ग्रेटर वाली वैल्यू में से ये स्मॉलर वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो हम इन दोनों को फिर टेबल में जाके देखेंगे, लेस देन वाले टेबल में, ये दोनों लेस देन है तो लेस देन वाले टेबल में जाके देखेंगे। इसको टेबल में जाके देख लेते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है, 0.86, तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया 0.8 और यहाँ पर आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया, ये आंसर आ गया 0.86 पर। तो ये हमने आंसर लिख दिया 0.8051। इसी तरह -1.97 देख लेते हैं, उसका आंसर आएगा 0.025, -1.97, ये पॉजिटिव चल रहा है ये सारा, -1.9 ये आ गया और ये 7 यहाँ कहीं होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आ गया, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम और ये आंसर आ जाएगा इसका 0.7801।